टॉर्सली का प्रमेय हम लोगों ने इसके पहले बर्नौली का प्रमेय पढ़ा है। बर्नौली के प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी धारा रेखी बहते हुए द्रव में किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। तो उसी सिद्धांत का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर टॉर्सली का प्रमेय। टॉर्सली का प्रमेय वास्तव में किसी भी बर्तन में जो द्रव भरा हुआ है किसी भी छेद से इसके निकलने के वेग से संबंधित है। द्रव के बाहर निकलने का वेग है, इसीलिए इसको बहिस्राव का वेग भी कहते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। अब ये टॉर्सली का प्रमेय है क्या? टॉर्सली का प्रमेय है कि किसी भी बर्तन में भरे हुए द्रव का किसी भी छिद्र से निकलने का वेग द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से, ये जो द्रव का मुक्त पृष्ठ है, ऊपर का स्वतंत्र पृष्ठ है, खुला पृष्ठ है, इससे छेद तक किसी भी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने पर जितना वेग प्राप्त होता है उतना ही वेग इस द्रव के निकलने का भी होगा। तो किसी बर्तन में भरे हुए द्रव का किसी छिद्र से निकलने का वेग द्रव के स्वतंत्र तल से उस छिद्र तक किसी भी वस्तु के गिरने पर प्राप्त वेग के बराबर होता है। अब ये स्वतंत्र तल से छेद तक की जो गहराई है वो यच है, और यच गहराई तक कोई भी वस्तु अगर गिरती है तो उसको मुक्त रूप से गिरती है, यानी उसका प्रारंभिक वेग 0 रहता है। तो v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से उसका प्रारंभिक वेग 0 मुक्त रूप से गिरेगी तो छोड़ दी जाएगी, यानी उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा, और इसलिए v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू √2gh। मुक्त रूप से गिरने पर प्राप्त किसी वस्तु के वेग ये है, और ये जो बहिस्राव का वेग है इसका मान भी इतना ही होना चाहिए। यही है टॉर्सली का प्रमेय। अब ये हमको प्रूव करना है कि इतना वेग होगा, √2gh वेग होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका क्षेत्रफल है a, और इसका यहाँ पर जो एरिया है इसकी तुलना में ये बहुत ही अधिक है, और इसलिए इसको हम यहाँ पर बहुत ही छोटा है, और इसलिए यहाँ पर वेग बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर वेग नगण्य होगा, यानी लगभग 0 होगा। तो ये आवृत्तता के सिद्धांत से यहाँ पर गतिज ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर गतिज ऊर्जा बहुत ही अधिक होगी। इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर, ये और बी माने छिद्र पर, हम बर्नौली का प्रमेय लगा देते हैं। तो एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा ए पर संपूर्ण ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा 0 होगी, स्थितिज ऊर्जा ρgh, यहाँ पर द्रव की ऊंचाई यहाँ से h है, और इसलिए ये स्थितिज ऊर्जा हुई ρgh। दाब ऊर्जा इसकी यहाँ पर जो वायुमंडलीय दबाव है उतनी होगी P0। फिर इस छिद्र के ऊपर भी हम बर्नौली का प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी ½ ρv², क्योंकि यहाँ पर हमने वेग v माना है, प्लस ρg, और ऊंचाई है h निकल जाएगा पूरे h में से, तो बचा h माइनस h, और P0, यानी यहाँ भी दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर ही होगा। और इस प्रकार जब इसको हम हल करते हैं तो ρg कैपिटल H और ρg कैपिटल H दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा हाफ, और ये P0 से ये P0 कट जाएगा, तो ½ ρv² बराबर ρgh, और इसीलिए v इक्वल टू √2gh उतना ही हुआ जितना कि यहाँ से किसी भी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने पर प्राप्त वेग होगा। तो ये तो हो गया हमारा ये टॉर्सली के प्रमेय का प्रूफ हो गया। अब द्रव जो इस छेद से यहाँ तक गिरता है, समय कितना लगता है? यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय, द्रव का छेद से नीचे तक गिरने का समय, हम इसमें इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, h इक्वल टू ut प्लस ½ gt², इसी का प्रयोग करेंगे। h यहाँ पर कितना है? जितनी ऊंचाई से द्रव गिरता है वो है h माइनस h।
ut यानी नीचे का प्रारंभिक वेग, ये द्रव यहाँ पर क्षैतिज दिशा में निकलता है, इसलिए ऊर्ध्व वेग यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है। तो ut 0 हाफ जी टी स्क्वायर, और इसलिए t इक्वल टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा, g नीचे चला जाएगा, t बराबर √2 h माइनस एच अपान जी। यहाँ से यहाँ तक द्रव के गिरने का समय है। जितनी देर में द्रव यहाँ से यहाँ तक गिरता है उतनी ही देर में क्षैतिज वेग से ये क्षैतिज दूरी भी तय करता है। इसलिए द्रव का क्षैतिज परास या द्रव कितनी दूर जाकर क्षैतिज दिशा में गिरेगा वो बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे समय। क्षैतिज वेग v बराबर √2 जी एच और t बराबर है 2 एच माइनस एच अपान जी। ये कट गया, 2 बाहर आ जाएगा, √h इंटू एच माइनस एच। ये क्षैतिज दूरी है जितनी दूर ये द्रव जाकर गिरता है। अब यहाँ पर जो द्रव के गिरने का की ये दूरी है, ये दूरी अधिकतम कब होगी और कितनी होगी? इसकी अधिकतम दूरी निकालने के लिए हम ये जो द्रव गिरता है, ये द्रव यहाँ गिरता है और यहाँ नीचे कर देंगे और गिरेगा और नीचे करेंगे फिर जल्दी गिरेगा, लेकिन एक विशेष इसका छिद्र की ऊंचाई है जिस पर द्रव की दूरी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्षैतिज दूरी का सर्वाधिक मान, अधिकतम मान इसका निकालने के लिए इसका ऊंचाई के सापेक्ष इसका जो अवकलन है उसका मान 0 होना चाहिए। तो महत्तम x के लिए dx अपान dh मस्ट बी 0 या d बाई dh। x का मान ये है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, हम इसका ही अवकलन कर देते हैं, यानी h इंटू h माइनस h। इसका अवकलन करेंगे तो यह है h विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे, इसका मान आएगा h माइनस 2h, क्योंकि h स्क्वायर रहेगा, h स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आएगा 2h, इसका मान 0 होना चाहिए। dh बाई dh का मान 0 होना चाहिए, d इतने का मान 0 होना चाहिए, इतना 0 होना चाहिए, और या h इक्वल टू h बाई 2 होनी चाहिए। यानी द्रव का जो महत्तम ऊंचाई है उसके ठीक बीचों बीच में अगर छेद करते हैं, मध्य बिंदु पर करते हैं, तो जो परास होगा उसका मान मैक्सिमम होगा। h बराबर h बाई 2, यानी यदि h का मान h बाई 2 हो तो परास का मान मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम परास कितना होगा उसकी गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मैक्सिमम परास के लिए महत्तम क्षैतिज दूरी x मैक्सिमम, ये बराबर हो जाएगा 2 √ h बराबर h बाई 2। जहाँ h है उसकी जगह हम h बाई 2 रख देते हैं, h बाई 2 h माइनस h बाई 2 h बाई 2 h बाई 2 बराबर h। इसका मतलब कि जितना अधिकतम ऊंचाई तक द्रव भरा है, अगर ठीक इसके बीचों बीच में छेद करते हैं
तो उतनी दूर जा करके वो द्रव गिरेगा, ठीक उसकी ऊंचाई के बराबर। ये तो हो गया बहिस्राव का वेग कितना होगा, उसका नीचे तक गिरने का समय, क्षैतिज दूरी कितनी होगी। क्षैतिज दूरी का महत्तम मान प्राप्त करने के लिए शर्त क्या होगी, छेद कहाँ पे होगा, और जब बीचों बीच में छेद कर देंगे तो उसकी महत्तम दूरी कितनी होगी। ये हो गया हमारा टॉर्सेली का प्रमेय। इसी तरह से बर्नौली के प्रमेय का एक अनुप्रयोग और है जिसे हम कहते हैं वेंटुरी मापी या वेंटुरी मीटर। वेंटुरी मापी या वेंटुरी मीटर, इसमें दो अलग अलग अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की नलियां होती हैं, और वो जो अलग अलग क्षेत्रफल की नलियां हैं वो उनमें द्रव का दबाव नापने की नलियां लगी हुई हैं। वेंटुरी मापी या वेंटुरी मीटर। वेंटुरी मापी से हम द्रव के प्रवाह की दर नापते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नापते हैं तो उसका कितना वो दर क्या है, वो 1 सेकंड में कितने लीटर उसका तेल निकल रहा है, उसी दर को हम इसकी सहायता से नापते हैं। वेंटुरी मापी की रचना है जिसमें 2 नलियां हैं, एक चौड़ी नली है, एक सकरी नली है। इनमें ये द्रव की जो ऊंचाइयां हैं ये इनके दागों को नापने के लिए लगी हैं। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A1 है, वेग V1 है द्रव का। जब नली सकरी हो जाएगी तो वेग बढ़ जाएगा, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A2 और वेग V2 है। अब आवृत्तता का नियम अगर हम लगाएं तो A1 V1 बराबर A2 V2, और इसलिए V2 बराबर हुआ है A1 V1 अपान A2। V2 का मान हमने यहाँ निकाल लिया। अब दोनों जो नलियाँ ये क्षैतिज हैं, जब क्षैतिज नली हैं तो जो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी वो दोनों जगह समान होगी। दोनों क्षैतिज नलियों में बर्नौली के प्रमेय से हाफ रो V1 स्क्वायर गतिज ऊर्जा, लेकिन रो जी एच यहाँ भी हमने ले लिया और रो जी एच यहाँ भी ले लिया, क्योंकि इन दोनों नलियाँ जब क्षैतिज हैं तो दोनों में स्थितिज ऊर्जा समान होगी, इसलिए ये दोनों बराबर हैं और ये कट गए। अब हमने दबाव P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर में हाफ रो कॉमन ले लिया तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ पर P1 दाब का मान रखा, दाब बराबर होता है रो जी एच, तो यहाँ पर दाब हो गया रो जी H1, यहाँ पर दाब हो गया रो जी H2, यह बराबर हो गया हाफ रो V2 का मान हमने रख दिया, V2 का मान A1 V1 अपान A2, ये हमने यहाँ पर V2 का मान रख दिया। ये तो V2 का मान रख दिया तो A2 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये A2 इधर गुणा हो जाएगा, V1 बाहर निकाल आएगा, V1 स्क्वायर अपान 2 A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इसलिए V1 स्क्वायर का मान इतना हुआ। वर्गमूल ले लिया तो V1 का मान निकाल आया। वर्गमूल लेने पर A2 स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंडर रूट के अंदर आ जाएंगे। ये तो हुआ 1 सेकंड में कितनी दूर तक द्रव जाता है, यानी द्रव का वेग, और इसलिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से हमने अगर इसको गुणा कर दिया तो द्रव प्रवाह की दर आ गई। इसलिए द्रव प्रवाह की दर Q बराबर A1 V1, A1 और V1 का मान रखा जिसमें A2 पहले से है, तो हो गया A1 V A2 2G H1 माइनस H2 अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यही है वेंटुरी मापी का सिद्धांत जिससे कि हम द्रव को नापते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा बर्नौली का प्रमेय है, बर्नौली के प्रमेय में बहुत सारे उदाहरण हैं कि
जो विंटरी मापी भी उसी का एक अनुप्रयोग है, उसी के आधार पर कार्य करता है। इसके पहले हम लोगों ने टॉर्सली का प्रमेय पढ़ा है, उसमें भी बर्नौली के प्रमेय का ही इस्तेमाल है। तो आज तो इतने ही।